A very warm welcome to all my students. So जैसे कि हम लास्ट दो लेक्चर से इम्यूनोडेफिशिएंसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने ऑलरेडी प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गेन किया है। उसके बाद प्राइमरी में हमने देखा डिफेक्ट इन स्टेम सेल्स की वजह से कौन से इम्यूनोडेफिशिएंसी डेवलप होंगे। देन टी सेल्स में डिफेक्ट होने की वजह से कौन से इम्यूनोडेफिशिएंसी डेवलप होंगे। बी सेल्स में डिफेक्ट होने की वजह से कौन से इम्यूनोडेफिशिएंसी डेवलप होंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जो फेगोसिटिक और जो नेचुरल किलर सेल्स है उनमें डिफेक्ट हुआ तो कौन कौन से डिफिशियंसीज इम्यूनोडेफिशिएंसी डेवलप होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जो कम्प्लीमेंट सिस्टम है, अगर उसमें डिफिशियंसी हुई तो कौन कौन से जो इम्यूनो डिजीज है वो डेवलप हो सकती है या हमारे बॉडी में इम्यूनो डिफिशियंसी डेवलप हो सकती है। ओके, तो अगर कम्प्लीमेंट सिस्टम को या कम्प्लीमेंट सिस्टम में डिफिशियंसी हुई तो हमेशा याद रखना, अगर कम्प्लीमेंट सिस्टम में डिफिशियंसी हुई तो ये दोनों आर्म्स को अफेक्ट करेगा। इनेट को भी, जो इनेट इम्यूनिटी है उसको भी इफेक्ट करेगा, और जो एडाप्टिव है उसको भी ये अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों के साथ क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है इनेट और एडाप्टिव इम्यूनिटी के बीच में। ओके, तो मेनली जो डिफिशियंसी इस कंप्लीमेंट सिस्टम के डिफेक्ट की वजह से होता है, तो उसमें एक तो वो जीन्स आएंगे जो कंप्लीमेंट सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, जो रेगुलेटरी जीन्स है या रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स वो है, यहाँ पे लिख देते हैं जो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स हैं। रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स अगर उसमें डिफेक्ट होगा तो हमें कंप्लीमेंट सिस्टम में या इम्यूनोडेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। और दूसरा, जो कंप्लीमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, कंप्लीमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स है, अगर उसी में आपको डिफिशियंसी देखने को मिली तो उससे भी आपको डिफिशियंसी डेवलप हो सकती है। एक जो कंप्लीमेंट सिस्टम को या कंप्लीमेंट मॉलिक्यूल्स को रेगुलेट करता है, उन मॉलिक्यूल्स में डिफिशियंसी हुई तो आपको डिफेक्ट देखने को मिलेगा। और साथ में जो कंप्लीमेंट सिस्टम के मॉलिक्यूल्स है, अगर उसमें भी आपको डिफिशियंसी मिली तो आपको इम्यूनो डिफिशियंसी देखने को मिल सकती है। ओके, जैसे कि कंप्लीमेंट सिस्टम में आपको पता है C1 से लेके C9 तक। ओके, इसमें कोई भी कंप्लीमेंट सिस्टम, कोई भी कंपोनेंट डिफेक्टेड होगा तो वहाँ पे आपको डिफिशियंसी दिखने को मिल सकती है। और रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि C1 एस्टिरेज इनहिबिटर, तो ये एक इनहिबिटर क्या करता है, जो सी मॉलिक्यूल है उसको इनहिबिट करता है, मीन उसको रेगुलेट करके रखता है। जब उसकी जरूरत होगी तभी उसको एक्टिवेट करेगा, जब उसकी जरूरत नहीं होगी तब उसको इनएक्टिवेट कर देता है। तो अगर इसमें भी डिफिशियंसी होगी तो उससे कंप्लीमेंट सिस्टम में डिफिशियंसी आपको देखने को मिलेगी। कंप्लीमेंट सिस्टम में डिफिशियंसी होगी तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे आपको इम्यूनो डिफिशियंसी देखने को मिल सकती है। ओके, सो जो पहला है दैट इज, और ये जो कंप्लीमेंट सिस्टम में या कंप्लीमेंट कंपोनेंट्स में कोई डिफेक्ट होगा या उसके रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स में कोई डिफेक्ट होगा तो इससे क्या हो जाता है, जो ये ससेप्टिबिलिटी है इन्फेक्शन के लिए वो इंक्रीज हो जाती है। और कभी कभार ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है जिसमें ये कंप्लीमेंट सिस्टम डिफेक्टेड होता है। तो जो सबसे पहला है दैट इज द C1 एस्टरेज इनहिबिटर डिफिशियंसी। ठीक है, तो ये जो डिफिशियंसी होती है वो डेवलप होती है किस वजह से, जो C1 स्ट्रेस इनहिबिटर है ये एक रेगुलेटरी मॉलिक्यूल है कंप्लीमेंट सिस्टम का, मेनली C2। तो अगर इसमें डिफिशियंसी होगी तो क्या होता है, एक हेरिडेटरी जो डिजीज है वो डेवलप आपको देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडेटरी एंजियोएडिमा। ओके, तो उससे क्या होता है, जो एबिलिटी है मेनली जो क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करने के लिए जो एबिलिटी है वो क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो ये कंप्लीमेंट सिस्टम है उसका एक्टिवेशन एक्सेसिव हो जाता है और वो स्पॉन्टेनियस एक्टिवेशन होता है। ओके, नॉर्मली जो एक्टिवेशन है वो कंट्रोल्ड में रहता है, बट इस केस में क्या हो जाता है, जो एक्टिवेशन है कंप्लीमेंट सिस्टम का वो एक्सेसिव प्लस स्पॉन्टेनियस। ओके, तो अगर हम बात करेंगे तो मेनली स्पेशली द C2। ओके, तो अगर ये स्पॉन्टेनियसली एक्सेसिवली एक्टिवेट हो गया जो कंप्लीमेंट सिस्टम, तो उससे क्या होता है, लोकल इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिलती है, स्वेलिंग होती है किसकी, जो ट्रैकियल और ब्रोंकियल पैसेजेस हैं उनका, इसीलिए इसको एडिमा कहा गया है। ओके, सो दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ओके, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। ओके, मेनली कंप्लीमेंट सिस्टम में अगर डिफेक्ट होगा। तो दूसरा है C1R, अगर उसमें डिफिशियंसी होगी। आपको पता है C1 किससे बना होता है, C1 तीन कंपोनेंट से बना होता है, Q R S। अगर Q और R में डिफिशियंसी होगी तो उससे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में
जो इन्फेक्शन है उसके इंसिडेंस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और जो इम्यून कम्प्लेक्सेस है वो रिमूव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कम्प्लीमेंट सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो है जो ये एंटीबॉडी एंटीजन कम्प्लेक्सेस फॉर्म हुए हैं आपके सर्कुलेशन में, वो उसको रिमूव करता है। तो जब ये नॉर्मल नहीं होंगे तो ये रिमूव नहीं हो पाएंगे, तो हमें इसे इसलिए बोलते हैं इम्पैक्ट रिमूवल ऑफ एंटीबॉडी एंटीजन कम्प्लेक्सेस। और जब ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस रिमूव नहीं होंगे, तो आपको पता है ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस रिमूव नहीं होंगे तो टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप होती है। ओके, तो ये उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है C2 डिफिशियंसी। अगर C1 के बाद आपको पता है C2 आता है जो एक्टिवेट होगा कैस्केड में, तो जो C2 डिफिशियंसी है इट कॉज इम्पेयर्ड रिमूवल ऑफ इम्यून कम्प्लेक्सेस। तो सेम बात है, ठीक है। अगर ये डिफेक्टेड होगा तो फिर से अगेन एंटीजन एंटीबॉडी जो ये कम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है वो रिमूव नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली, या इम्पेयर्ड रिमूवल हम बोल सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरा SLE लाइक जो सिम्टम्स है वो डेवलप हो सकता है। SLE मीन्स आपको पता है सिस्टेमिक ल्यूपस इराइथ्रोमेटोमस, ठीक है, तो जिसमें बहुत सारे जॉइंट्स क्या होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो ये आपको देखने को मिल सकता है इस केस में। देन उसके बाद C3 डिफिशियंसी है। ओके, तो C3 डिफिशियंसी में क्या होता है? C3 डिफिशियंसी में इट कॉजेज इम्पेयर्ड ऑप्सोनाइजेशन एंड रिकरेंट पायोजेनिक इन्फेक्शन। तो अगर C3 डिफिशियंट होगा, क्योंकि C3 क्या है हमारा मेनली, C3 हमारा वो बनाता है, दैट इज अ कैस्केड बनाता है। तो अगर C3 कन्वर्टेज अगर क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा, तो C5 कन्वर्टेज नहीं फॉर्म होगा, क्योंकि C3 कन्वर्टेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब C3 कन्वर्टेज नहीं डिफेक्टेड होगा तो वहां पे इम्पेयर्ड ऑप्सोनाइजेशन होगा, जो फेगोसाइटोसिस है वो नहीं होगा, ठीक है, वायरस या बैक्टीरिया का। और साथ साथ में जो पस फॉर्मेशन इन्फेक्शन है या पस फॉर्मिंग वायरस या बैक्टीरिया है वो बार बार उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करेगा, इसलिए रिकरेंट पाइजेनिक इन्फेक्शन उस पर्टिकुलर पर्सन में देखने को मिलेगा। चौथा है दैट इज C4 डिफिशियंसी। अगर C4 डिफिशियंसी होगी तो क्या होता है? अगेन सेम इम्पेयर्ड रिमूवल ऑफ इम्यून कम्प्लेक्सेस वहाँ आपके सर्कुलेशन से रिमूव नहीं हो पाएंगे। और अगेन जो सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसस जो लाइक सिंड्रोम्स है वो आपको देखने को मिलेगा इन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स है वो फिर से इंक्रीज हो जाएंगे, या दैट पर्सन इज वेरी ससेप्टेबल टू द इन्फेक्शन। ओके, तो ऑलरेडी हमने सिस्टेमिक ल्यूपस इराइथ्रीमेटोसस के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें ऑटो इम्यून डिजीज में जो मेनली ह्यूमरल एसोसिएटेड ऑटो इम्यून डिजीज है। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स है C5 C6 C7 C8 डिफिशियंसी। अगर इनमें डिफिशियंसी हो गई तो इट कॉजेज इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू नाइजीरिया, unable to form membrane attack complexes and against systemic lupus erythematosus like syndrome. ओके, तो जो ये नाइजीरिया है वो आप वो एक लार्ज जीनस ऑफ बैक्टीरिया है जो मेनली कहाँ पे कॉलोनाइज होते हैं, वो म्यूकोसल सरफेस ऑफ मैनी एनिमल्स, या हम ऐसा बोल सकते हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या म्यूकसल जो सरफेस है वहां पे वो कॉलोनी फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो अगर ये जो डिफिशियंसीज होंगी C5 C6 7 C8 की, तो ये सिंड्रोम्स और ये जो अफेक्ट्स हैं या डिजीज है ये आपको देखने को मिल सकता है उस पर्टिकुलर इम्यूनो डिफिशियंट ऑर्गेनिज्म में। देन उसके बाद जो C9 डिफिशियंसी है, जब C9 नहीं होगा तो आपको पता है इट कॉजेज increased susceptibility to again Neisseria and unable to form membrane attack complex। आपको पता है जब भी कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है वो फाइनली उनका जो लास्ट स्टेज है वो क्या होता है, वो एक मेम्ब्रेन कम्प्लेक्स, जिसको हमने क्या कहा था MAC मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स, वो फॉर्म करता है। तो मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स फॉर्म होने से एक 90 to 100 आर्मस्ट्रॉन्ग का क्या होता है, वहां पे एक पोर फॉर्म होता है सेल के अंदर, और इस पोर के थ्रू जो एंजाइम्स हैं वो सेल के अंदर, जैसे कि प्रोटीएज एंजाइम्स है या सीरीन प्रोटीएज है, वो जाके अंदर उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, या मेनली जो बैक्टीरिया है जो वायरस है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, तो ये होता है C9 की डिफिशियंसी की वजह से। देन फैक्टर F अगर डिफिशियंट होगा तो क्या होता है? फैक्टर F डिफिशियंसी से इट कॉजेज इंक्रीज एक्टिवेशन ऑफ अल्टरनेटिव पाथवे एंड करंट रिकरेंट पायोजेनिक इन्फेक्शन। अगर जो फैक्टर
H डिफिशियंसी होगी तो इंक्रीज एक्टिवेशन देखने को मिलेगा मेनली किसमें, अल्टरनेटिव पाथवे में। ओके, क्योंकि अल्टरनेटिव पाथवे में जो फैक्टर H है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर अल्टरनेटिव पाथवे एक्टिवेट हो गया तो रिकरेंट पाइजेनिक इन्फेक्शन के लिए भी वो पर्टिकुलर इम्यूनोडेफिशिएंट पर्सन क्या है, ससेप्टेबल है। ओके, नेक्स्ट क्या है, फैक्टर P, दैट इज प्रोपर्डिन डिफिशियंसी, जिसको अल्टरनेटिव पाथवे हम बोलते हैं, कॉजेज इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू infection, particularly by Neisseria, impaired alternative pathway and reduced stability of C3b convertase to microbial surfaces। ठीक है, तो अगर फैक्टर पी नहीं होगा तो अगेन क्या होगा, जो पर्टिकुलर इन्फेक्शन से उसके लिए वो इम्यूनोडेफिशिएंट पर्सन क्या होगा, ससेप्टेबल हो जाएगा, जैसे कि नाइजीरिया है, या अल्टरनेटिव पाथवे क्या होगा, इम्पेयर्ड होगा। और रिड्यूस स्टेबिलिटी किसका, C3b, दैट इज द C3 कन्वर्टेज। ठीक है, C3b, ये जो कन्वर्टेज है C3b कन्वर्टेज, ठीक है, वो क्या होगा, या C5 कन्वर्टेज है वो क्या होगा, वो रिड्यूस उसकी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी कहाँ पे, माइक्रोबियल सरफेसेस पे। ओके, तो ये जो कन्वर्टेज है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ C5 कन्वर्टेज। ओके, देन उसके बाद जो लास्ट है दैट इज द पेरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। और ठीक है, इट हैज impaired synthesis of phosphatidyl inositol glycan PIG. Absence of PIG prevent fixation of DAF and CD59 to the host cell membrane, unable to break down complement complexes on the host cell, excessive lysis of erythrocyte। ठीक है, तो ये जो phosphatidyl inositol glycan है, ठीक है, तो उसका जो सिंथेसिस है वो क्या होगा, इम्पेयर्ड होगा, वो डिफेक्टेड होगा। तो अगर पीआईजी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा तो इट प्रिवेंट द फिक्सेशन ऑफ डीएएफ एंड CD59, तो कुछ रिसेप्टर्स है कहाँ पे, होस्ट सेल मेम्ब्रेन पे। सो इट अनेबल टू ब्रेक डाउन कंप्लीमेंट कम्प्लेक्सेस ऑन द होस्ट सेल। तो होस्ट सेल के ऊपर इस तरीके से कंप्लीमेंट कम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, उनको रिमूव करना भी इंपॉर्टेंट है। उनको रिमूव करने के लिए हमको ये डीएएफ और CD59 चाहिए। जब ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है, बिकॉज इन दोनों के उसके लिए हमें क्या चाहिए, पीआईजी चाहिए। तो पीआईजी हमारे पास प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पे CD, DAF और CD59 यहाँ पे होस्ट के मेम्ब्रेन पे नहीं जा पाएंगे और कंप्लीमेंट सिस्टम को वो वहां से ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे। जब कंप्लीमेंट सिस्टम ब्रेक डाउन नहीं होगा तो वहां पे जो इरिथ्रोसाइट है उसका एक्सेसिव लिसिस हो जाएगा। ओके, इसीलिए इसको क्या कहा गया, हीमोग्लोबिन्यूरिया में जो हीमोग्लोबिन है उसका वहां पे क्या होगा, दैट इज लो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, so this is all about the disease immunodeficiencies caused by the complement system। तो ये पूरा प्राइमरी के बारे में था, अभी जब जो भी हमने अभी तक पढ़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द सेकेंडरी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी। ओके, तो सेकेंडरी का मतलब क्या है, हमने ऑलरेडी कहा था कि जब कोई डिजीज आपके बॉडी को इफेक्ट करता है या कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर आपके बॉडी को इफेक्ट करता है और उसकी वजह से आपके बॉडी में अगर इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाती है या इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, ठीक है, तो उसको हम सेकेंडरी इम्यून डिफिशियंसीज कहते हैं या एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी उसको कहते हैं। ओके, so some immune deficiency disease arise not from genetic or developmental causes but from environmental exposure। ठीक है, ना कि जेनेटिक बाय बर्थ हमारे पास नहीं होता है और ना किसी डेवलपमेंटल कॉजेस की वजह से कोई भी कंपोनेंट है वो उसमें डिफेक्ट देखने को मिलता है, बल्कि ये कॉज होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से या कुछ इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए इन डिजीज को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इम्यून डिफिशियंसीज। ओके, तो वो बाय बर्थ हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है या डेवलपमेंटल प्रोसेस के टाइम पे हमारे बॉडी में डेवलप नहीं होता है। ओके, दे में ऑकर एट एनी टाइम ऑफ लाइफ, वो कभी भी हमारे बॉडी में डेवलप हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हेन एक्सपोजर ऑकर्स। ठीक है, तो वो डिपेंड किस पे करेगा कि एक्सपोजर कब हम कब एक्सपोज होते हैं उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल फैक्टर के लिए। ओके, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं जो इम्यूनो डिफिशियंसीज डेवलप कर सकते हैं, वो आता है स्ट्रेस आ सकता है, माल न्यूट्रिशन आ सकता है, रिड्यूस लेवल ऑफ आयरन, जिंक, सिलीनियम, विटामिन जैसे कि ए है, B6 है, विटामिन सी है, ई है, इम्यूनो सप्रेशन ड्यू टू आयनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इन्फेक्शन विद वायरसेस जैसे कि HIV है, इबोला वायरस है, हर्पीस वायरस है, ठीक है, CMV है, बैक्टीरिया है जैसे कि स्टेफाइलोकोकस है,
स्ट्रेप्टोकोकस है, माइकोबैक्टीरियम साल्मोनेला है, यर्सीनिया है, या पैरासाइट होगा जैसे कि लेशमानिया है, प्लाज्मोडियम है, सिस्टोसोमा है, या कैंसर जैसे कि मल्टीपल माइलोमा, बर्किट लिम्फोमा, वर्ल्डस्ट्रॉम्स, माइक्रोग्लोबिनीमिया, HIV डिस्ट्रॉय CD4 सेल्स लीडिंग टू एड्स। ठीक है, तो ये जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरसेस हो या आयनाइजिंग रेडिएशन हो, मेनली हम यूज करते हैं कैंसर थेरेपी के लिए, या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हो, ठीक है, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, या वायरस का इन्फेक्शन हो, या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, या पैरासाइट का इन्फेक्शन हो, या कुछ कैंसर्स हो जो डेवलप हो गए आपके बॉडी में, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा है, बर्किट्स लिम्फोमा है। ओके, तो ये सारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जिसमें विटामिन की कमी भी आती है, स्ट्रेस भी आती है, माल न्यूट्रिशन भी आता है, जब ये आपके बॉडी में किसी भी इम्यून सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है और आपके इम्यून सेल्स की डिफिशियंसी कराती है आपके बॉडी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून डिफिशियंसी, ठीक है, या एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी, जिसमें डिजीज की वजह से डिफिशियंसी डेवलप होती है। ठीक, किसकी वजह से? डिजीज की वजह से डिफिशियंसी अगर आपके बॉडी में डेवलप हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डिजीज की वजह से डिफिशियंसी डेवलप हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून डिफिशियंसीज। ठीक है, तो ये बाय बर्थ नहीं होता है और मेनली जेनेटिक नहीं होता है, इट इज कॉज ड्यू टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ये आपके बॉडी में डेवलप होती है। जैसे आपको पता है एड्स, HIV वायरस जो कॉज करता है, तो ये जो HIV वायरस है वो आपके टी सेल को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, टी सेल के CD4, दैट इज टी हेल्पर सेल के CD4 रिसेप्टर के साथ बाइंड होके वो टी सेल के अंदर चला जाता है। टी सेल के अंदर जब चला जाता है तो जो मैक्रोफेजेस है वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है आपके टी सेल्स को। तो टी सेल्स का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। जब टी सेल्स का लेवल कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो बी सेल्स है वो एक्टिवेट नहीं होंगे। जब बी सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे तो इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं होंगे। जब इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं होंगे तो आपका टी सेल भी खत्म हो जाएगा और आपका बी सेल्स भी इम्यूनोग्लोबिन भी खत्म हो जाएंगे और बी सेल्स भी प्रॉपरली मेच्योर या उसको क्या बोलते हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो आपके बॉडी में जो इम्यून है वो डिफिशिएंट हो जाएगा। इसीलिए HIV क्या कॉज करता है? HIV को कॉज करता है एड्स, दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, जब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा तो आप ससेप्टेबल हो जाओगे बहुत सारे इन्फेक्शंस के लिए। ससेप्टेबल हो जाओगे कि किसके लिए? इन्फेक्शंस के लिए, चाहे वो बैक्टीरियल हो या वायरस हो। ठीक है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? सिंड्रोम्स बोलते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशियंसीज। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ भी नहीं आया होगा तो यू कैन कमेंट इन द, you can write in the comment. Okay, thank you.